नाउ आप सभी का स्वागत है। एंड आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 10.5। ठीक है, किसी की मैथमेटिक्स की बुक्स में ये एक्सरसाइज 10.3 के नाम से भी होगी। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास ओल्ड एनसीईआरटी है या फिर न्यू एनसीईआरटी है। ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व कर रहे होंगे। बट अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने से पहले हम कुछ बेसिक थ्योरम्स की ओर चलेंगे। अगर वो क्लियर होंगे देन आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले वो थ्योरम समझ लेते हैं। यहाँ पर पहली थ्योरम दी गई है 10.8। ठीक है, इससे सारी थ्योरम्स जो भी पहले थी वो हमने डिस्कस कर ली थी और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी कर लिए थे। ठीक है, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए 10.8 और इससे रिलेटेड जो और भी थ्योरम्स हैं उनको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोला गया है इस एक्सरसाइज में? जो ये थ्योरम है लिखा गया है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल ऑफ सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑफ ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई एक सर्कल दिया गया, कुछ इस तरीके से वहाँ पर आपके पास एक सर्कल दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर जो एंगल बन रहा होगा सेंटर पर, ठीक है, उसकी बात करी जा रही है। जैसे कुछ इस तरीके से आपका ये सेंटर था, ठीक है, और यहाँ पर कुछ एंगल बन रहा होगा। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा क्या होगा? डबल। अगर ये 60 है तो इसका डबल ये क्या होगा? 120। ठीक है, ऐसे आपको जवाब देना है। मतलब अगर एक एंगल 60 है तो उसका सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा? डबल एंगल होगा। क्या बोला गया? द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ठीक है, किसी आर्क के द्वारा एक एंगल बनाया जाता है। ठीक है, एट द सेंटर इज डबल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? किसी आर्क के द्वारा अगर सेंटर पर एंगल कोई बनेगा तो वो एंगल डबल होगा सबटेंडेड बाय एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर बन रहा एंगल जो होगा उसका डबल एंगल क्या होगा? वो सेंटर पर बन रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि आपका कोई एक एंगल सर्कल के किसी एक पॉइंट पर बना हुआ है एंड देन किसी आर्क के द्वारा अगर सेंटर पर कोई एंगल बनेगा तो वो उसका डबल होगा। क्लियर है कि नहीं? अगर ये 60 है तो ये 120, अगर ये 45 है तो ये 90 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री है तो ये 200 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं? बस यही ये थ्योरम बोलती है। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम यहाँ पर क्या बोली गई है उसको देख लेते हैं। इसका मतलब क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके पास कोई एक सर्कल दिया गया है और उसमें क्या बोला गया? सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। यानी कि सेम सेगमेंट सर्कल क्या होते हैं आप वो चीज़ समझ लो यहाँ पर सबसे पहले। जैसे कोई एक एंगल ये दिया गया है और दूसरा एंगल कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्लियर है कि नहीं? ये कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? ये सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एंगल होंगे। ठीक है, मतलब सर्कल के किसी एक ही साइड बनने वाले एंगल्स होंगे और ऐसे एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद 10.10 थ्योरम क्या बोलती है? इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द टू अदर पॉइंट्स लेइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट ऑफ 4 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल आर ऑन साइक्लिक। ठीक है, कौन साइक्लिक। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। आप अपनी किताब ओपन करना, वहाँ पर समझने का प्रयास करना। ठीक है, उससे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं। यानी कि आपके पास कोई एक सर्कल है, ध्यान से समझना। आपके पास क्या है? कोई एक सर्कल है और उस पर कोई 4 पॉइंट्स है। ठीक है, और उनसे मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाया जाता है। सर्कल पर ही 4 पॉइंट्स होते हैं, मान लेते हैं ये वो 4 पॉइंट होंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, इन चारों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। और आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में 4 पॉइंट्स होते हैं, 4 कॉर्नर होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। क्लियर है ना? अच्छा जी, अगर ये सर्कल पर ही है, इनके सारे पॉइंट सारे कॉर्नर क्या है? सर्कल पर ही है। ठीक है, तो वो कैसा होगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल है लेकिन उसके सारे कॉर्नर कहाँ पे? वो साइकिल पर है, यानी कि सर्कल पे है। ठीक है, सो दैट उससे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया है। देखो ए पॉइंट, ए कॉर्नर कहाँ पे? सर्कल पे। डी कॉर्नर कहाँ पे? सर्कल पे। बी कॉर्नर कहाँ पे? सर्कल पे। सी कॉर्नर कहाँ पे? सर्कल पे। सो दैट इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। कहानी क्लियर है? ठीक है, अब जैसे एंगल आपके ए आपके पास कुछ निकल के आया, मान लेते हैं ये 60 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल बी मान लेते हैं कितना होगा? मान लेते हैं वो आपके पास निकल के आया 30। ठीक है, तो ए और सी का टोटल कितना होता है? 180 होता है। आपने पहले से पढ़ा है। और बी प्लस डी का भी 180 होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स होते हैं ना क्वाड्रिलेटरल में, तो उनका टोटल कितना होता है? 180 होता है। तो ए और सी को 180 है तो उस हिसाब से ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ये 30 है तो डी वाला 150 हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपको इनके जवाब देने। ठीक है, डायग्राम बनाने और खुद से इसको फिल करना है। उसके बाद
10.11 थ्योरम क्या बोलती है, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180। अच्छा जी, आपके पास कुछ इस तरीके से कोई शेप दी गई है, यानी कि ये क्या है, आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, बट अगर सर्कल पे इसके चारों पॉइंट्स है देन ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लिक बनाने के लिए कुछ इस तरीके से डिनोट करना पड़ेगा आपको भाई। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये मान लेते हैं, ये रहा। ठीक है, और इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं इनका टोटल कितना होता है भाई, 180 होता है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर मेंशन करी गई, और ये अपोजिट एंगल्स इनका टोटल कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, उसके बाद 10.12 इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 देन क्वाड्रिलेटरल इज अ साइक्लिक। अच्छा जी, उनके जो पेयर्स हैं अगर उनका टोटल 180 है देन वो कैसा होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया, वो भी क्वाड्रिलेटरल कैसा होगा, साइक्लिक होगा। यानी कि सर्कल के चारों पॉइंट्स, क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, सर्कल पर ही होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करी गई है। तो आई होप ये सारी थ्योरम्स आपको समझ में आ गई होंगी, और अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, और सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिटेल में करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन फिगर 10.36। ठीक है, यहाँ पे देखना है, यानी कि 10.36 इसको पढ़ते हैं। ए बी सी आर द 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट बी ओ सी इज 30। ठीक है, बी ओ सी यानी कि ये एंगल आपके पास कितना दे दिया गया है, 30 दे दिया गया है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल आपके पास 30 दिया गया है कि नहीं, आपको ठीक है भैया। उसके बाद ए ओ बी आपके पास दे दिया गया, वो कितना है, 60। अच्छा जी, ठीक है, ये दोनों एंगल्स आपके पास दिए गए 60 और 30 करके। ओवरऑल अगर आप पूरा एंगल देखेंगे तो कितने डिग्री का बनेगा, तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। आप कहोगे ठीक है भैया ये 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि एक 60 है दूसरा 30 है। ओके, उसके बाद इफ द पॉइंट ऑफ सर्कल अबाउट देन द अदर देन द आर्क ए बी सी फाइंड ए डी सी। ए डी सी कहाँ पे भाई साहब, ए डी सी आपका ये रहा। ठीक है, ये ठीक है। अच्छा जी, अभी मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, वो थ्योरम यही थी कि किसी भी आर्क के थ्रू सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है, वो डबल होता है। तो उस हिसाब से ए डी सी की वैल्यू क्या होगी, ये ऑलरेडी डबल है तो इसका हाफ कितना होगा, ए डी सी होगा कि नहीं। ठीक है, बाई थ्योरम, अभी जो मैंने थ्योरम्स आपको पढ़ाई थी उस हिसाब से ए डी सी कितना होगा, ए डी सी सेंटर पर बनने वाले एंगल्स का क्या होगा, हाफ होगा। तो हाफ, इसको क्या लिखोगे, ए ओ सी। ठीक है, ए ओ सी क्या है, सेंटर पर बनने वाला एंगल है। बाई थ्योरम यहाँ पे लिख देना। ठीक है, बाई थ्योरम। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वृत्त यानी कि सर्कल के किसी एक पॉइंट पर बनने वाला एंगल और किसी चाप के द्वारा यानी कि किसी भी आर्क के थ्रू सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। यानी कि सेंटर पर बनने वाला एंगल डबल ऑलरेडी है, वो है 90, तो उसका हाफ क्या होगा, ए डी सी होगा। क्लियर है कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया, तो ए डी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ए ओ सी। ए ओ सी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हाफ करोगे तो कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। यानी कि ए डी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को अभी इसके मारते हैं, थर्ड क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, इन फिगर 10.37। ठीक है, पी क्यू आर आपके पास 100 सेंटीमीटर दिया गया है, पी क्यू आर। ठीक है, ये आपके पास कितना दे दिया गया, 100 सेंटीमीटर, सॉरी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फाइंड द ओ पी आर। ठीक है, जहाँ पर आपके पास क्या क्या दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल दिया गया, उसी के थ्रू हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, पी क्यू आर हमारे पास अगर 100 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा कि नहीं, डबल होगा कि नहीं। तो आप लिखोगे पी ओ आर। ठीक है, स्टार्टिंग से क्या लिखोगे, पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 2 इंटू पी क्यू आर। ठीक है, तो पी क्यू आर आपके पास कितना है, यहाँ पे लिख देना इसका रीजन बाई थ्योरम। ठीक है, थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम यही बोलती है किसी भी वृत्त पर बने कोण का दोगुना कोण होता है किसी भी चाप के द्वारा सेंटर पर बना कोण। यानी कि किसी भी, इसको आप हिंदी में एक्सप्लेन यही कर सकता हूँ मैं कि किसी भी वृत्त के एक बिंदु पर बना कोण और किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण उसका दोगुना होता है। इसका मतलब ये है कि किसी भी आर्क के थ्रू केंद्र पर यानी कि सेंटर पर बनने वाला एंगल क्या होता है, डबल होता है। ठीक है, तो 2 इंटू पी क्यू आर कितना है हमारे पास, 100 है, तो 2 इंटू 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ओ पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 200 आ जाएगी। ठीक है, तो ओ पी आर अगर 200 आ गया तो हम ओ पी आर का अगर हम रिफ्लेक्स निकालें या फिर रिफ्लेक्स नहीं भी निकालोगे, रिफ्लेक्स तो ऑलरेडी हो जाएगा। ओ पी आर की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, देखो पूरा आपके पास होगा ये सर्कल पूरा हो जाएगा 360 का, इसमें से ये 200 है, तो ये जो एरिया निकल के आएगा जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट करा है तो वो 160 आएगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया, क्योंकि पूरा 360 का होता है, एक 200 है तो दूसरा 160 का होगा। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, अगर आप ओ आर और ओ पी को देखोगे तो ये क्या है, रेडियस ही है, रेडियस है कि नहीं, आप कहोगे हाँ भैया बिल्कुल सही है। ठीक है, ओ आर और ओ पी क्या है, रेडियस है, और ओ आर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। तो अगर हम ट्राइंगल
ओ पी आर में देखें, ठीक है, ट्राइंगल ओ पी आर में देखें तो आपको पता है ओ पी और ओ आर इक्वल इसलिए क्योंकि ये रेडियस है, तो बनने वाला एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वो एंगल मान लेते हैं क्या बन रहा होगा वहाँ पर, एक्स बन रहा होगा, तो एक्स प्लस एक्स कर लेते हैं। और एक एंगल हमारे पास कितना निकल के आया, 160। तो इन तीनों एंगल्स का टोटल कितना होगा, ये ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स है तो इनका टोटल 180 होगा। आप कहोगे ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो एक्स एक्स कितना हो जाएगा, 2x, है ना, प्लस का 160 आर एच इसमें जाएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा, 220 बचेगा सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। 180 में से 160 घटाएंगे 20 बचेगा। एक्स के साथ तुम 2 मल्टीप्लाई करा है, अगले स्टेप में क्या करेगा, डिवाइड। तो अगर हम 2 से 20 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। और एक्स की ही वैल्यू तो हमें चाहिए थी क्योंकि हमसे पूछा गया था ओ पी आर की वैल्यू, ठीक है। तो ओ पी आर इसको हमने क्या माना था, एक्स। तो ओ पी आर एंगल कितना निकल के आया है, 10 डिग्री सेल्सियस। और यही आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनुअल एग्जाम्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया, ए बी सी 69 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ए बी सी अगर आप ये एंगल देखें ए बी सी, ठीक है, ये 69 है। और आपके पास दिया गया है, आपके पास क्या दिया गया, ए सी बी 31, ठीक है। तो ए सी बी ये 31 आपके पास दे दिया गया है। अब आपसे बी डी सी एंगल पूछ लिया गया है, यानी कि बी डी सी ये एंगल आपसे पूछा गया है। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको उस ट्राइंगल में देखना है जिसके दोनों एंगल्स दिए गए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे पास ए बी, ठीक है, इस तरीके से ये ट्राइंगल अगर हम देखें तो इनके एंगल्स हमारे पास पता है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये कितना दिया गया है, 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये कितना है 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और दूसरा ये हमारे पास 69 दिया गया है, ठीक है। तो तीसरा एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं। आप कहोगे बिल्कुल भैया कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना, आपको पता है ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, इसी में देख रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप लिखोगे एंगल ए, ठीक है, प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ठीक है। ओवरऑल आप ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर किस ट्रायंगल को कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको ऐसे दिखाना है। जैसे एंगल ए तो एक ही बार आया, चलो ठीक है। एंगल बी 2 टाइम्स आया, 2 ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो आप इसको प्रॉपर लिख नहीं सकते। तो आप इसको यही लिख सकते हो कि ट्राइंगल एबीसी में तीनों एंगल्स का टोटल कितना होगा, 180 होगा कि नहीं। और इसको हम एक्स मान लेते हैं, तो वो हम मान लेते हैं एक्स। एक्स की जगह पे आप इसको बी ए सी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम उसको बी ए सी भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो आप उसको एक्स भी लिख सकते हो। यहाँ तक क्लियर है नहीं, ठीक है। एंगल बी की जगह पे आप लिख सकते हो 69 और एंगल सी की जगह पे 31 इज इक्वल टू 180, ठीक है। क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का कितना टोटल होता है, 180 होता है कि नहीं। अच्छा जी, बी ए सी को इधर ही रखते हैं इक्वल में, 180 है 180। अब देखो 69 और 31 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एंगल बी ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, 180 में से 100 घटाएंगे तो 80 डिग्री से आ जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल भैया। और आपको पता है कि बी ए सी किसके इक्वल होगा, बी ए सी भाई साहब किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखना, बी ए सी इक्वल हो जाएगा बी डी सी के। किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी सी के। अब आप कहोगे ये भैया ऐसे कैसे इक्वल हो गया, तो इसका रीजन आपके पास मैंने अभी थ्योरम्स के थ्रू एक्सप्लेन करा हुआ था कि एक ही एंगल में बने करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर बी ए सी और बी डी सी क्या है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ठीक है। क्या है, एक ही और बनने वाले एंगल्स हैं। सो दैट यहाँ पर आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप दिखा सकते हो, सो दैट ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंड यहाँ पर बाई थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए सी की जो वैल्यू होगी वही बी डी सी की वैल्यू होगी। सो दैट यहाँ पर 80 आपका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला गया है, ठीक है, ध्यान से देखना। 10.39 यानी कि ये डायग्राम भी दिया गया है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं ऑफ अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई, ठीक है। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है ई। आपके पास दिया गया बी ई सी की वैल्यू 130 एंड ई सी डी की वैल्यू आपके पास 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री दे दिया गया, ठीक है। उसके बाद बी ए सी आपको निकालना है, ठीक है। तो बी ए सी यानी कि ये एंगल आपसे पूछा गया है। ध्यान से समझना, बी ए सी एंगल कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब ऐसा क्वेश्चन करने से पहले समझना, ठीक है, हमारे पास ए सी क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। सो दैट अगर ये एक 180 एंगल है, ठीक है, 130 है, तो इस पर बनने वाला एंगल कितने का होगा, 180 का होगा कि नहीं। तो अगर ये 130 का है तो ये 50 का होगा। आप कहोगे ठीक है भैया 30 का होगा। इसके अलावा, अच्छा जी, अब ये 130 का है तो ये भी कितने का होगा, ये होगा 50 का, ठीक है। इसके अलावा हम और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं भाई,
ठीक है। तो ये हमारे पास 50 आ गया। तो अब देखो एक ट्राइंगल EDC में, ठीक है, एक 50 एक 20 है, तो दूसरा एंगल कितने डिग्री का होगा, वो 110 का होगा कि नहीं। नहीं समझ में आया फिर से देखना, ठीक है। अब फिर से समझने का प्रयास करना। देखो ये हमारे पास BD क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, BD ये एक स्ट्रेट लाइन है आप कहोगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कितने डिग्री का होता है कोण, एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 का होता है कि नहीं। एक हमारे पास 130 दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अगर एक एंगल 130 का है तो दूसरा कितने का होगा, 50 का होगा कि नहीं आप कहोगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो एक 130 है तो दूसरा 50 होगा ही होगा। तो ये एंगल हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 50 डिग्री का होगा। यहाँ तक कहानी क्लियर, आप कहोगे भैया हाँ क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान से समझना। अब हमारे पास ट्राइंगल निकल के आ गया ECD, ठीक है, ये ट्राइंगल निकल के आ गया। यहाँ पर हमारे पास दो एंगल दिए गए, एक 50 एक 20। तो तीसरा कितने डिग्री का होगा, 110 का होगा कि नहीं होगा। अब ये चीज़ नहीं समझ में आई, फिर से देखना कैसे कैलकुलेट किया। देखो एक 50 का था तो हमने उसको 50 लिख लिया, दूसरा 20 डिग्री का था 20 लिख लिया, तीसरा नहीं पता उसको हम x मान लेते हैं, और इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल्स के एंगल्स हैं। तो 50 + 20 ये 70 हो जाएगा कि नहीं, प्लस x करेंगे इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब x को LHS में ही रखते हैं, और 70 LHS से RHS में जाएगा, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा 110। तो x की वैल्यू जो 110 आई है वही चीज़ तो मैंने यहाँ पर अभी ओपनली और डायरेक्ट मैंने लिख दिया था। क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अब ध्यान से समझना थोड़ा सा वो चीज़ क्या है जो समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास EDC की वैल्यू आ गई कि नहीं, तो हम लिखेंगे EDC, ठीक है। EDC की वैल्यू कितनी है, 110 है, और ये किसके इक्वल होगा, BAC के। किसके इक्वल होगा, BAC के। अब आपको ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सर्कल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी कि किसी भी सर्कल के एक ही ओर बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। अगर ये 110 है तो ये भी कितने का होगा, 110 डिग्री का होगा एंगल। क्लियर है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको ये करना था क्वेश्चन। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 6th वाला देखते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, ABC इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब आपने पढ़ ही लिया था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के उसके सारे कॉर्नर कहाँ पे होते हैं, सर्कल पे होते हैं। तो मान लेते हैं वो हमारे पास ये रहा सर्कल, और इसमें क्या हम बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, ध्यान से देखना, ठीक है, वो कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। हालांकि ये रेक्टेंगल बना हुआ है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको सिर्फ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना था, यानी कि कोई एक सर्कल है और उसके सारे कॉर्नर कहाँ पर हैं, वो सर्कल पर है, ठीक है। और इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये D हो गया, ABCD, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर DBC। अब यहाँ पर क्या बोला गया, हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E, ठीक है। इसके डायगोनल्स यानी कि AC ये होगा डायगोनल एक, ठीक है, और दूसरा डायगोनल ये BD होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो वो पॉइंट E ये मान लेते हैं, ठीक है, वो पॉइंट E कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा और क्या दिया गया हमारे पास, बोला गया है DBC 70 डिग्री, ठीक है। तो DBC यानी कि DBC ये हमारे पास 70 डिग्री एंगल दिया गया है। ध्यान से समझने का प्रयास करना भाई साहब आप लोग, ठीक है। कितना दिया गया है, ये 70 डिग्री दिया गया है। अच्छा जी, ठीक है। और क्या दिया गया हमारे पास, BAC यानी कि BAC ये हमारे पास कितना दिया गया, 30 डिग्री। अच्छा जी, उसके बाद BCD, और आपको क्या निकालना है, ECD, जहाँ पर AB और BC क्या है, इक्वल है। तो AB और BC इक्वल है, इसका मतलब ये AB साइड और ये BC साइड जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ, ये दोनों इक्वल है। और आपको पता है इक्वल साइड से बनने वाला एंगल भी क्या होता है, इक्वल ही होता है। अगर ये 30 है तो यहाँ पर एंगल C की जगह पे जो बन रहा होगा एंगल, वो कितने डिग्री का होगा, वो भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग। तो ये 30 डिग्री का हो गया एंगल कि नहीं, आप कहोगे ठीक है भैया। इसके अलावा अब थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अगर हम ट्राइंगल किस में देखें, अगर हम ट्राइंगल EBC में देखें, किस में, ट्राइंगल EBC में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल दे दिए गए, एक 70 डिग्री और एक 30 डिग्री। तो ये तीसरा कितने डिग्री का होगा, देखो 70 और 30 हो जाएगा 100। तो तीसरा एंगल 80 डिग्री का होगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है। तो ये जिसको मैंने हाईलाइट करा है तो वो कितने डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। अब कैसे पता चला, देखो जो नहीं पता था उसको हम x मान लेते, और एक एंगल 30 डिग्री का था, दूसरा एंगल 70 डिग्री का था, ये तीनों मिलकर 180 के इक्वल हो जाएंगे। आपको पता है क्योंकि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का टोटल कितना होता है, 180 होता है। क्लियर, ठीक है। x, अब देखो 30 + 70 100 हो जाएगा, LHS से RHS में शिफ्ट होंगे तो वो प्लस से माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी भाई, यहाँ पर x की वैल्यू 80 निकल के आएगी। क्लियर है कि नहीं, वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था 80। यहाँ तक कहानी क्लियर है कि नहीं।
अच्छा जी, इसके अलावा अगर ये 180 है, ठीक है, अगर ये 180 है और ये 80 है तो उस हिसाब से ये स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 का होगा। अगर ये 80 का है तो ये 100 का होगा कि नहीं। अब देखो 100 और 30 तो उस हिसाब से ये 50 एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये 50 है, पूरा 120 हो जाएगा तो ये 60 एंगल निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका टोटल कितना होता है 180, तो ये 60 आ गया, ठीक है। अब आपको इसमें समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं। अब जब ये 60 आ गया तो एक एंगल ये कितने डिग्री का होगा, 30 का होगा, और ये देखो 30 का ये था हमारे पास 100, तो ये भी 100 का होगा, अपोजिट वर्टिकल एंगल हो जाएंगे। एक 100 एक 30 तो एक 50 निकल के आ जाएगा कि नहीं। तो आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था BCD, ठीक है। तो BCD की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, BCD की वैल्यू देखो एक 30 और एक 50 तो वो 80 हो जाएगा पूरा मिलके, ठीक है। और ECD की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, ECD, तो ECD हमारे पास कितना था, वो था हमारे पास 30, ठीक है। ECD सॉरी 50 था, ठीक है, तो ECD हमारे पास 50 निकल के आ जाएगा। तो ये दो आपके आंसर आ रहे होंगे। हो सकता है आपको इसमें समझ ना आया हो क्योंकि जगह बहुत कम थी। ओपनली मैंने बोल दिया लेकिन बोलने से आपको समझ में थोड़ी आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और डेप्थ में समझने के लिए आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, देन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 और 8 वाला क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा सा आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। क्या बोला गया है, इफ अ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर डायमीटर ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर प्रूव दैट इज रेक्टेंगल, ठीक है। चलिए मैं इसको डायग्राम बता के आपको थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, बाकी आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो यानी कि आपके पास कोई एक सर्कल होगा, ठीक है, और उस पर ये कुछ 4 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। उस पर क्या होंगे, ये 4 पॉइंट्स होंगे, देन उसी को क्या दिखाना है, क्वाड्रिलेटरल दिखाना है, ठीक है। वो क्वाड्रिलेटरल कैसा है, साइक्लिक है। अब इस चीज़ को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, और रेक्टेंगल के लिए क्या होना चाहिए, ये एक एंगल 90 डिग्री का होना ही चाहिए, ठीक है। एक 90 डिग्री का एंगल दिखाना है और ये साइड इसके इक्वल दिखानी है, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। इसके अलावा क्या बोला गया है, और इसका सेंटर मान लेते हैं ये रहा, ठीक है। सेंटर ध्यान से समझना, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या बोला गया, सर्कल थ्रू द वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल के जो डायमीटर ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टेक्स, अच्छा जी, यानी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो लाइक एज अ डायमीटर हैं सर्कल के, ठीक है। तो भाई साहब हम मान लेते हैं ये इसका नाम ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा और ये डी होगा, क्लियर है कि नहीं। तो एक ये डायमीटर है जो कि सर्कल से होता हुआ, सर्कल के सेंटर से होता हुआ जाता होगा कुछ इस तरीके से BD, ठीक है, और दूसरा कुछ इस तरीके से होगा जो AC, ठीक है। तो इसका ये पॉइंट क्या था, सेंटर था, ठीक है, ये सेंटर O मान लेते हैं, ठीक है, वो सेंटर O होगा, क्लियर। आप कहोगे ठीक है भैया, तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी यहाँ पर, अगर हम BD के केस में देखें, ठीक है, या फिर अगर आप AC के केस में देखो, ठीक है, तो ये क्या है, डायमीटर है, और सर्कल का डायमीटर का मतलब क्या है, ये हाफ एरिया हो जाएगा कि नहीं, ये इतना हाफ एरिया हो जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल भैया, और आपने पढ़ा है थ्योरम्स के अकॉर्डिंग कि किसी भी सर्कल के हाफ एरिया में बना एंगल कितने डिग्री का होता है, वो 90 डिग्री का होता है, तो उस हिसाब से ये 90 डिग्री एंगल हो जाएगा कि नहीं। आप कहोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा, तो ये एंगल कितने डिग्री का निकल के आ जाएगा, तो वो एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अरे यार ये क्या हो गया भाई, एक देखो पेन ही नहीं चल रहा था, ठीक है। तो हमारे पास ये सर्कल था कुछ इस तरीके से, फिर से बनाते हैं, ठीक है। पेन नहीं चल रहा था, थोड़ा सा फ़ोन हैंग कर गया भाई, कोई बात नहीं, आपको मैनेज करना है, ठीक है। अब इस पुराने फ़ोन से वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए तो कुछ तो हो गई है ना, कोई बात नहीं। मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होते मेरे भाई, प्रयास करते रहेंगे, आपके लिए बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे। और अगर आप सभी ने सपोर्ट किया देन हम IIT JEE तक का भी इसी चैनल पर पढ़ाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे भाई। बस आपको लास्ट तक बने रहना है और सपोर्ट करते रहना मेरे भाई, ठीक है। अपने सीनियर्स जूनियर्स जो भी हैं उन्हें रिकमेंड करना है ये चैनल, ठीक है। देखो AC यहाँ पर डायमीटर है, तो डायमीटर के हाफ एरिया में बना एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, तो उस हिसाब से ABC 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। सेम पैटर्न पर अगर हम AC को देखेंगे तो ये भी 90 डिग्री, और अगर हम BD को देखेंगे तो ये C 90 डिग्री, सेम पैटर्न पर इसका अपोजिट एंगल A 90 डिग्री, तो इस तरीके से ये तो 90 डिग्री प्रूफ हो गया, ठीक है, किन्हीं दो ट्राइंगल्स को, ठीक है। अब आप OCD में देख लेना और OBC में देख लेना, दो ट्राइंगल्स को क्या दिखा देना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना, देन ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल्स के लिए चारों एंगल आपको 90 डिग्री दिखाने होते हैं। दूसरा आपको उसकी अपोजिट साइड्स को इक्वल दिखाना होता है, तो एंगल 90 डिग्री कैसे होगा वो मैंने बता दिया। उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना दो एंगल्स को, उसके थ्रू पता चल जाएगा
क्योंकि आमने सामने की साइड्स क्या हो जाएंगी, अपोजिट साइड्स नहीं होंगी, लेकिन जो साइड्स एक हॉरिजेंटल लाइन होगी, एक वर्टिकल लाइन होगी, उन दोनों को इक्वल दिखाना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर BC और CD को इक्वल दिखा देना है। नहीं, सॉरी 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 मेरे भाई, गलती हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर CD और AB को इक्वल दिखाना है और BC और AD को इक्वल दिखाना है, देन वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद 9 वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या बोला गया है। आपके पास दो सर्कल्स दिए गए, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट C एंड C फ्रॉम B, टू लाइन सेगमेंट ABD एंड ABQ आर ड्रॉन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट सर्कल ADP एंड द Q रिस्पेक्टिवली। फिगर 10.40 में देखना है और आपको ACP एंड QCD को प्रूव करना है कि ये इक्वल है। ठीक है, अब ये चीज़ प्रूफ कैसे होगी मेरे भाई, अब ध्यान से देखना। ठीक है, सारा खेल आपके कंसंट्रेशन का है और आपके थ्योरम्स का है, समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पर ACP और हमें QCD को प्रूफ करना है कि ये इक्वल है। QCD, अच्छा जी, तो वो एंगल पहले देख लेते हैं, वो कौन से ACP, तो ये ACP होगा कुछ इस तरीके से, ये वाला एंगल, और QCD यानी कि QCD ये एंगल, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो कुछ चीज़ें आप ध्यान से देखना। सर्कल C1 में अगर आप ध्यान से देखें, किसमें, सर्कल C1 ये रहा और सर्कल C2 ये रहा। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, ध्यान से देखना, सर्कल C1 में ACP, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं ACP, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा APB के। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, देखना भी, ABP के इक्वल होगा। ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि सर्कल में एक ही और बने एंगल्स क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। तो देखो ABP और ACP इक्वल होगा, आप कहोगे डेफिनेटली इक्वल होगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर इसमें देखेंगे, तो यहाँ पर QCD, ठीक है, QCD ये किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा, देखो QCD ये रहा और ये QBD। ठीक है, ये QBD एक ही और बनने वाले एंगल्स हैं कि नहीं, तो आप कहोगे ठीक है भैया QBD, तो अब आप इसको लिखोगे QBD। ठीक है, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ सर्कल, तो आप इसको भी रीजन में क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान से देखना, येलो कलर और ब्लू कलर से जो सर्कल बने हुए हैं, ठीक है, ध्यान से एक बार मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, येलो कलर से ये एंगल बन रहा है और ये ब्लू कलर से एंगल बन रहे हैं। तो ये एंगल्स कैसे हैं, ये एंगल्स कैसे हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल हैं या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। तो आप इसको क्या लिखोगे, ABP। ठीक है, ABP इक्वल हो जाएगा किसके, QBD के। ठीक है, QBD के, और ये एंगल्स कैसे हैं, ये एंगल्स कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। क्लियर है? अब इन तीनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, देन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर कैसे करना है भाई साहब, देखो समझो, देखो ACP किसके इक्वल है, ABP के, तो जहाँ पर भी ABP आया है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो ACP किसके इक्वल है, ABP के। ठीक है, अच्छा जी, तो यहाँ पर इक्वेशन इस फर्स्ट इसको दे देते हैं, ये सेकंड। ठीक है, थोड़ा सा पेंसिल का जो आइकन है उसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ACP देखो किसके इक्वल है, देखो ACP नहीं पता चल रहा है, तो देखो ACP ABP के इक्वल है और ABP QBD के इक्वल है। तो इसका मतलब इक्वेशन इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड मानते हैं और इसको थर्ड मानते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे, देखो ACP ABP के इक्वल है और ABP किसके इक्वल है, QBD के। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल ACP इक्वल हो जाएगा QBD के। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, अब इसके आगे हम कैसे देखेंगे, अब इसके आगे समझना। अब देखो QBD किसके इक्वल है, ABP के। किसके इक्वल है, QBD किसके इक्वल है भाई, ABP के। ठीक है, देखो ACP QBD के इक्वल है कि नहीं, और QBD यहाँ पर इनडायरेक्टली लिखा गया है QCD के इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम ACP इसको ऐसे ही लिखेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा, QCD के। ठीक है, इस तरीके से, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। आ गया समझ में? पहले आपको ये तीनों चीज़ें मेंशन करनी है, उसके बाद कंपेयर करना है, फिर तो चीज़ें आसानी है। क्लियर है कि नहीं? अच्छा जी, तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन हो गया। अगर नहीं समझ में आए फिर से समझ लो एक बार। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर ACP ये एंगल, ठीक है, और ABP एंगल, ये क्या है, एक ही और बनने वाले एंगल से, तो ये इक्वल होंगे कि नहीं। सेम पैटर्न पर QCD ये एंगल और QBQ। ठीक है, देखो अलग अलग कलर से करते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ACP, ठीक है, एंगल फिर से देखना, ACP ये एंगल, ठीक है, और दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास, ये ABP ये एंगल। ठीक है, क्या है, सर्कल में बने एक ही और एंगल है, तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा जी, उसके बाद QCD, ये QCD, ठीक है, ये एंगल, और इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा QBD ये एक ही और बनने वाले एंगल्स हैं, तो इक्वल होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे ठीक है। उसके अलावा देखो ये एंगल 1 2 के इक्वल है। क्लियर है? और ये 3 एंगल 4 के इक्वल है।
ओवरऑल हम ऐसे अब देखना, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, क्लियर है। और 2 और 4 कैसे हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल है, तो हम इसको मान लेते हैं 2 और 4 कैसे हैं, अपोजिट वर्टिकल एंगल है। अब ध्यान से देखना, 2 देखो 1 के बराबर है, तो एंगल 2 की जगह पे अब हम 1 लिख सकते हैं कि नहीं, और एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो एंगल 1 और 3 इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 क्या था हमारे पास, QCD, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, QCD, ठीक है, ये एंगल 3 की जगह पे हमने लिखा, और एंगल 1 की जगह पे हमारे पास क्या था, ACP, ठीक है, ACP, ठीक है, आगे पीछे हो गया कोई बात नहीं, वही चीज़ तो हमें प्रूफ करनी थी, आ गया समझ में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज अ डायमीटर, प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। अच्छा जी, आपके पास क्या बोला गया है कि कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, वो ट्राइंगल मान लेते हैं ABC आपके पास है कुछ इस तरीके से, ये रहा ABC, ठीक है, इसका नाम भी दे देते हैं ABC, ठीक है। अब इसकी दो साइड्स को लाइक ऐसा डायमीटर यूज़ करके दो सर्कल बनाने, तो AC एक डायमीटर है, तो उस हिसाब से ये कोई सर्कल बनेगा कि नहीं, ये आपको ठीक है। अगर हम BC को एक डायमीटर की तरीके से सर्कल बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि नहीं, ठीक है। और अब ये देखो क्या है, एक तरीके से ये इस पर परपेंडिकुलर है, सो दैट ये क्या होगा, तीसरी साइड्स पर ही होगा। इस तरीके से सर्कल लिखना है, बाकी आपको इसकी अपनी कहानी अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, देखो ये डायमीटर था तो उसके हाफ एरिया में बना एंगल 90 डिग्री का होगा, ये डायमीटर है तो उसका हाफ एरिया में बना 90 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ पर जो OC वो क्या होगा, परपेंडिकुलर AB होगा, और AB क्या है, सर्कल की यानी कि ट्राइंगल्स की तीसरी साइड जो उस पर क्या कर रहा है, थर्ड साइड पर यह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, डायग्राम के थ्रू मैंने आधा काम बता ही दिया है, बाकी आप खुद से कर लेना, ठीक है। उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन क्या बोला गया, ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल्स, ठीक है। अच्छा जी, तो ABC, अच्छा उसके अलावा कॉमन हाइपोटेनस AC, यानी कि आपके पास कॉमन हाइपोटेनस AC है, प्रूव दैट CAD एंड CBD आपको प्रूफ करना है। अच्छा जी, तो ABC कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ट्राइंगल आपके पास होगा ये, ठीक है, इसका नाम है A, ये नाम है B और ये नाम है C, ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, इसका नाम है D, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है, हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री एंगल होगा और ये भी कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का, क्लियर है कि नहीं। अच्छा जी, अगर हम AC को डायमीटर यूज़ करके एक सर्कल बनाएं तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, बनेगा कि नहीं, आप कहोगे हाँ भैया। और आपको पता है AC डायमीटर है तो उसके हाफ एरिया में ही वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो कि यहाँ पर राइट एंगल ऑलरेडी दिखाया गया और यहाँ पर भी, ठीक है। तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, CAD, ध्यान से देखना कौन सा एंगल, CAD ये वाला एंगल, और कौन सा एंगल, दूसरा एंगल देख लेते हैं, वो कौन सा है, CBD, यानी कि CBD। अच्छा जी, तो आपको करना क्या है, स्पेशली CBD और कौन सा एंगल, ठीक है, आपको कॉन्ग्रुएंट इसमें प्रूव करना है। डायग्राम मैंने बना दिया था, आपको दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देन ये इक्वल आ जाएगा। प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, साइक्लिक पैरेललोग्राम आपको दिखाना है कि वो एक रेक्टेंगल होता है, तो इसका सर्कल कैसे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरीके से ये सर्कल बनेगा और इस पर आपको पैरेललोग्राम दिखाना है। पैरेललोग्राम यानी कि जिसकी चारों साइड्स क्या हो, आमने सामने की अपोजिट साइड्स इक्वल हो, ठीक है, और उसको दिखाना है कि वो एक रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल के केस में क्या होता है, सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं, तो हर एक एंगल आपको 90 डिग्री दिखाना है और उसकी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और उसका जो हाइपोटेनस होता है दोनों का वो इक्वल ही होता है। तो इसके थ्रू आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेना, तो ये कहानी हो जाएगी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो मैंने सिखाया ही है, बहुत सारे लेक्चर्स में मैंने कॉन्ग्रुएंट के क्वेश्चंस कराए थे, तो ये क्वेश्चंस भी आपसे हो जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन नहीं कराने वाला, और ये भी क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ। आई होप ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए SS लाइफ टाइम।